हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं आपको एडुटेरिया का मॉडल पेपर करवाने जा रही हूँ जो 66 बीपीएससी के लिए एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 1 करने जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108। यदि संसद के दोनों सदनों के बीच धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को नहीं किया जाता है, बाकी जो भी विधेयक होते हैं उसमें अगर दोनों में संसद में लोकसभा और राज्यसभा जो दो हमारे सदन हैं इनमें आपसी मतभेद होता है तो राष्ट्रपति इसके लिए एक साथ बैठक बुलाते हैं जिसको 108 के तहत किया जाता है, इसे संयुक्त बैठक कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। हमारे भारत में एक तो पूरे जितने भी राज्य हैं उनमें विधान परिषद है नहीं, सिर्फ 6 राज्यों में है। तो इसीलिए जो राज्य विधान परिषद के मेंबर्स हैं इनको राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं होता है, ये उसमें शामिल नहीं होते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष पद्धति द्वारा अर्थात अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा सम्मिलित रूप से होगा। और एक चीज़ और है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं उन मेंबर्स इनमें भाग नहीं ले सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तीसरा क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन है आंसर नंबर डी, इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जा सकता है, ये गलत है क्योंकि इन्हें न्यायालय के सामने नहीं ले जा सकते हैं लागू करने के लिए हम। और जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं ये अनुच्छेद 36 से 51 में है, इसे हमने आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल.एम. सिंघवी समिति। डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायती राज से संबंधित है और वर्ष 1986 ईस्वी में डॉक्टर एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा पंचायतों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो हमारे मौलिक कर्तव्यों को जो जोड़ा गया था वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और ये स्वर्णसिंह समिति जो थी उनकी सिफारिश पे 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253। तो संसद को विधि निर्माण की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 253 में प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? तो भाग 12 में जो है वो ऑप्शन नंबर ए, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा। केंद्र व राज्यों के मध्य जो वित्त का बंटवारा है वो भारतीय संविधान के भाग 12 करता है। केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय उपबंध का विस्तृत ब्यौरा है ये 12 में अनुच्छेद 268 के अनुच्छेद 300 ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। केशवानंद भारती जो केस था 1973 में सर्वोच्च न्यायालय में सर्वप्रथम संविधान के आधारभूत संरचना यानी मूल ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। केशवानंद बनाम केरल राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पुनरीक्षा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है, यह निम्न में से क्या कैसे है? मतलब तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि संघ की राष्ट्र भाषा हिंदी और लिपि जो हमारी होगी वो देवनागरी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। आयोग ने अपने सिफारिशों
में कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति किसी गैर दलीय व्यक्ति से होनी चाहिए जिसका सार्वजनिक जीवन में लंबा अनुभव हो। राज्यों के अनुरोध पर ही केंद्रीय सशस्त्र बलों की नियुक्ति की जाए और राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन दिए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमें गलत चुनना है, तो गलत के लिए हमने ऑप्शन बी और बी और 4 को लिया, बी और 2 और 3 को लिया है, जो कि हमारा आंसर नंबर सी में है। राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि ए पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकृत किया गया है। आर्थिक आधार पर यानी WS वाली जो अभी नया कानून आया था, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 103वें संशोधन। संविधान के 103वें संशोधन द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण को स्वीकार किया गया। 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 को सहमति प्रदान की है। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की गरुड़ अंकित मुद्रा पर उसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी, अमाजू। वैदिक काल में जो आजीवन अविवाहित रहती थी उन कन्याओं को अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी, नब्दा टोली। नब्दा टोली जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, वहां से अनाज के सबसे बड़े साक्ष्य मिले हैं। लोथल के गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है ये आपको हर मॉडल आंसर में मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एशियाई माइनर। बोगाज कोई अभिलेख एशियाई माइनर क्षेत्र तुर्की से प्राप्त हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया है। तो जब संपूर्ण श्रीलंका पर विजय की बात आती है तो वहाँ पे आ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। हालांकि और श्रीलंका पर यदि हम ये बात करें कि प्रथम बार किसने आक्रमण किया था, तो प्रथम बार जो आक्रमण किया था श्रीलंका पर हुए थे राजाराज प्रथम। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमें यहाँ पे गलत चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ई क्यों होगा, तो इसमें ई पहला ऑप्शन तो सही है कि इस आंदोलन का नारा करो या मरो था। दूसरा भी है सही कि आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। लेकिन तीसरा जो है कि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 10 आवर चलाया गया था, तो ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। तो एक ये गलत हो गया। दूसरा, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन किया था। तो ये गलत है हमारा, क्योंकि इन लोगों ने कोई समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम। न्याय दर्शन के रचयिता महर्षि अक्षपाद गौतम हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 ईस्वी में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी एओयूम ने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी और इसके प्रथम अधिवेशन की शुरुआत 28 दिसंबर 1885 को हुई और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसी संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन चयनित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया गया। तो ये जापान की सहायता से नहीं है, जर्मनी की सहायता से किया गया था। बाकी यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मसस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। मसस्त या मरसत जागीर की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा की गई थी। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में आया था। तो इब्न बतूता 1333 ईस्वी में आया था। उस टाइम पे भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, मोहम्मद बिन तुगलक।
क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक हमले में किसे फांसी की सजा दी गई थी? तो यदि इसका लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि उपरोक्त जो सभी हैं ये सभी को दिल्ली षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी। 23 दिसंबर 1912 को राजधानी परिवर्तन के दिन लॉर्ड हार्डिंग ब्रिटिश शाही राजवंश एवं अपने परिजनों के साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, तभी उन पर बम फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25, 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनरल डायर को भारत सरकार ने पदोन्नत किया था। ये गलत ऑप्शन है हमारे, क्योंकि जनरल डायर को भारत सरकार ने नहीं पदोन्नत किया था, इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा पदोन्नत किया गया था। बाकी सब सही हैं हमारे ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए कहा कि खुदाई खिदमतगार को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, और इसको रेड कुर्ती रेड शर्ट इस नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय है? तो 58 जो थे विजयनगर साम्राज्य में वो राजस्व विभाग था, ऑप्शन नंबर ए। और 28 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने दक्षिण के राज्यों को सर्वप्रथम सल्तनत में मिलाया था। हालांकि दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम सैन्य अभियान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर के सिंधियाओं ने। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पहचान कीजिए। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 31 नंबर क्वेश्चन है, अरुणा आसफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था? तो अरुणा आसफ अली का जो संबंध था वो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन से था। अरुणा आसफ अली का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था, जिसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के शेष सत्र की अध्यक्षता की थी। जैसा आपको पता है कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे अंग्रेज अधिकारियों द्वारा शून्य आवर अभियान चलाया गया था, जिसके तहत जो भी बड़े नेता था उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यही जो नए नए नेता बन के उभरे थे, इन लोगों ने ही फिर वहाँ पे कमान संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, मित्र महिला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर। इन्होंने 1899 ईस्वी में नासिक में मित्र मेला की स्थापना की थी और 1904 में यही संस्था अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी घोषित किया था। 35 नंबर क्वेश्चन है, किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 ईस्वी में की थी। 36 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। 37 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा, टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1799। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया था। वो खुद को नागरिक टीपू भी कहता था। फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद से उसने अपनी सेना का गठन यूरोपीय शैली में किया था। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिस्प मिशन भेजा था?
तो क्रिस्प मिशन भेजा गया था वहाँ के प्रधानमंत्री जो थे ब्रिस्टन चर्चिल। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिस्टन चर्चिल ने ही 1942 ईस्वी में क्रिस्प मिशन को भारत भेजा था। चर्चिल को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत के स्वतंत्रता के समय क्लीमेट रिचर्ड जो थे वो इटली के प्रधानमंत्री थे। 40 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई पर सहमति बनी। 41 हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश इतिहासकारों ने सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 42 है कि केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली अपनाई जाती है जिसमें समस्त आर्थिक गतिविधियों पर सरकार या राज्य या केंद्रीय इकाई द्वारा संपादित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी या ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2250 कैलोरी। तो या 2250 कैलोरी कह सकते हैं हम। गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए बने विशेषज्ञ दल ने दैनिक भोजन में से ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता निर्धारित हुई है। वहीं संयुक्त रूप से 2250 कैलोरी निर्धारित की गई है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों में सही मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केसर जो है जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है, काली मिर्ची केरल, हल्दी आंध्र प्रदेश और जीरा के लिए राजस्थान प्रसिद्ध है। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको हम MSP भी कहते हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उत्पादों के लिए एक प्रकार की बीमा कीमत होती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा वर्ष में 2 बार रबी एवं खरीफ न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवरामन सिंह समिति। शिवरामन सिंह समिति द्वारा की अनुशंसा पर 12 मार्च 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड सरकार और व्यावसायिक बैंकों को वित्त उपलब्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47, कृषि क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र का कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि जो हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति हमारा खाद्यान्न से रिलेटेड था, ये सही है। पीली क्रांति जो हुई थी ना, तो पीली क्रांति तिलहन के लिए हुई थी, यहाँ पे मक्का दिया हुआ है। श्वेत क्रांति दूध के लिए, ये ठीक है। कृष्ण क्रांति जो हुई थी वो कपास नहीं पेट्रोलियम के कारण, पेट्रोलियम के लिए हुई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही यहाँ पे सी, क्योंकि यहाँ पे 2 गलत है। 48 नंबर क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, इसमें भिलाई छत्तीसगढ़ में, सोवियत संघ दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में और ब्रिटेन और राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से इस्पात संयंत्रों को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन या सन्निकट मुद्रा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियां, ऋण पत्र और बैंकों की जो कुल जमा राशियां हैं, कंपनियों के शेयर इत्यादि मूल्य का संचय करते हैं, इसीलिए ये मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि वास्तविक आय का संबंध वास्तविक क्रय शक्ति की गणना से होती है और कीमत और मौद्रिक आय में जब समान अनुपात में वृद्धि होगी तो ऑफकोर्स हमारी जो चीज़ वस्तुओं को खरीदने की क्षमता है, शक्ति है, वो कोई खास प्रभावित नहीं होगी। इसी कारण वास्तविक आय जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो आज मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।